हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस बार मैं लेकर आ गया हूँ 11th क्लास का थर्ड लेसन। इससे पहले मैंने जियोग्राफी के 11th क्लास के, है ना, भौतिक का मूल सिद्धांत क्या है, आपकी वो जो बुक है आपकी, उसकी 2 लेसन मैंने करवा दिए हैं। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आपने ज़रूर देखें। और आज मैं लेकर आ गया हूँ थर्ड लेसन। और थर्ड लेसन का जो नाम है आपका, वो है पाठ का नाम पृथ्वी की आंतरिक संरचना। कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, हमें ये देखना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर जाना, मतलब पृथ्वी के अंदर जाना बहुत ही मुश्किल है, यानी इम्पॉसिबल है। मान लीजिए पृथ्वी के ऊपर तो हम कितने भी जा सकते हैं। आपको पता है कि बाइजर 1 और बाइजर 2 इतनी दूरी तक पहुंच चुके हैं, है ना, बहुत दूरी तक। आपको पता नहीं होगा शायद कि बाइजर 1 और बाइजर 2 बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं, यानी बहुत दूर, पृथ्वी से बहुत दूर। यानी अब तो नासा ने जो है उसको उनको बंद भी कर दिया है उनसे संपर्क करना। ठीक है, उनको बंद कर दिया गया है। अब तो वो बस अपने में मस्त हैं और चले जा रहे हैं, ठीक है, बहुत तेजी से। लेकिन हम अपनी ही पृथ्वी के अंदर तक केवल 10 या 12 किलोमीटर तक गहराई तक नाप चुके हैं ना, केवल। और इससे ज़्यादा हम नाप भी नहीं सकते। अगर पॉसिबल होता तो अभी तक कब का देख चुके होते कि अंदर क्या है पृथ्वी के, है ना। लेकिन ऐसे नहीं हम देख सकते। बाकी पृथ्वी के अंदर क्या है ये तो वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है। लेकिन हम डायरेक्ट खुदाई करके कि हम पृथ्वी को ऐसी खोद कर आर पार निकल जाएं यहाँ से लेकर यहाँ तक और बीच से एक टनल बना दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और बल्कि पृथ्वी का जो डायमीटर है वो 12,000 किलोमीटर है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12,000 किलोमीटर। जो रेडियस औसत बता रहा हूँ मैं, 6,000 किलोमीटर है। जो रेडियस है वो 6,000 किलोमीटर है। मैं आपको इस वीडियो में केवल थर्ड लेसन के जो क्वेश्चन आंसर हैं उन पर ही ले चलूंगा और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा बीच बीच में, जो भी एक्सप्लेन करने वाले पॉइंट होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेंगे क्या, सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेंगे कि ऑप्शनल, है ना, थर्ड लेसन में। तो ऑप्शनल में सबसे पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। तो भूगर्भ यानी पृथ्वी के अंदर की जो जानकारी है वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो होती है ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी जब फटता है, ज्वालामुखी जब फटता है तो उससे लावा लावा निकलता है। जो कहाँ से निकलता लावा है, वो निकलता है पृथ्वी की आंतरिक अंदर से। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक यानी भूगर्भ, भूगर्भ जमीन के अंदर से जो लावा निकलता है वो प्रत्यक्ष साधन है उसका, किसका, पृथ्वी की जानकारी का, अंदर की जानकारी का, ज्वालामुखी। दूसरा प्रश्न क्या है आपका, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दक्कन ट्रैप की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। तो प्रवाह ज्वालामुखी, कौन से ज्वालामुखी, प्रवाह ज्वालामुखी का, जो प्रवाह ज्वालामुखी है उसके उद्गार का परिणाम है कौन, दक्कन ट्रैप की सेल समूह। सेल मतलब चट्टान। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थलमंडल को वर्णित करता है। तो स्थलमंडल, तो उसको स्थलमंडल को वर्णित करता है भूपटल व ऊपरी मेंटल, है ना, भूपटल व ऊपरी मेंटल जो है स्थलमंडल को वर्णित करता है। पृथ्वी के भी कई जो है, आपको पता होना चाहिए, पृथ्वी के भी कई वो हैं, क्या भाग हैं, कई पार्टों में बांट दिया गया है। ये जो सबसे जो कोर है, कोर को इनर कोर और आउटर कोर, मेंटल है यानी बाहरी मेंटल और आंतरिक मेंटल, ये परपटी है, ऊपरी परपटी और अंदर की बाहरी और आंतरिक परपटी, है ना, सबको दो दो भागों में बांटा गया है। तो स्थलमंडल का जो आंसर क्या है कि भूपटल व ऊपरी मेंटल। ठीक है, इसको स्थलमंडल में आंका गया है। अगला है निम्न में से कौन सी भूकंप तरंगें चट्टानों में संकुचन या फैलाव लाती हैं। तो जो पी तरंगे हैं, जो पी तरंगे है ना, भूकंप की पी तरंगे, भूकंप की 3 तरंगे होती हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी तरंग मतलब प्राइमरी तरंग, एस तरंग मतलब जो सेकेंडरी तरंग है, एस से सेकेंड, और एल तरंग जो है वो होती हैं धरातलीय तरंगें। ठीक है, सबसे विनाशकारी होती हैं धरातलीय तरंगें। जो पृथ्वी पर जो टूट फूट होती है और जो जान माल की हानि होती है, जो रोड वगैरह फट जाती हैं, बिल्डिंग गिर जाती हैं, तो जो एल तरंग जो होती हैं धरातलीय तरंगें, जो पृथ्वी के धरातल पे आती हैं, उन्हीं से ये विनाशकारी हानि होती है। ठीक है, एल तरंगों से। ये जो दोनों तरंगे जो हैं ये पृथ्वी के अंदर ही अंदर कोहराम मचाती हैं। ठीक है, ये इतनी विनाशकारी नहीं है, इनसे कुछ भी हानि नहीं होती है। ठीक है, तो इसका आंसर है पी तरंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है भूगर्भीय तरंगे क्या हैं, भूगर्भीय तरंगे क्या हैं।
तो भूगर्भीय तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, इसलिए इन्हें भूगर्भीय तरंगें कहा जाता है। तो फिर से सुन लीजिए, जो भूगर्भीय तरंगें हैं वो उद्गम केंद्र, उद्गम जहां से भूकंप उठता है वो उद्गम केंद्र कहलाता है। जैसे मैं आपको एक बताता हूं, ये आपकी पृथ्वी है, जहां से भूकंप की ऊर्जा, वहां से भूकंप उठा वो उद्गम केंद्र होगा, याद रखना। और जहां भूकंप की जो तरंगें जो टकराती हैं सरफेस पर वो अधिकेंद्र कहलाता है, याद रखना, अधिकेंद्र। ठीक है, तो उद्गम केंद्र है जी, उद्गम केंद्र क्या है, यह है आपका उद्गम केंद्र। ठीक है, तो भूगर्भीय तरंगें, भूगर्भीय मतलब भू के गर्भ में, मतलब पृथ्वी के अंदर ही अंदर। भूगर्भीय तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं। जैसे ही ऊर्जा एनर्जी पैदा हुई तो भूगर्भीय तरंगें उद्गम पैदा हुई और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, इसलिए इन्हें भूगर्भीय तरंगें कहा जाता है। मैं आपको एक क्या दिखाता हूं, एक चित्र दिखाता हूं, ये देखिए आप, देखिए आपके सामने एक चित्र दिख रहा होगा। इसमें जो है आपका ये उद्गम केंद्र है, याद रखना, क्या है, उद्गम केंद्र। और इससे जो निकलने वाली जो तरंगे हैं, ये तीरनुमा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, ये आपकी क्या है, भूगर्भीय तरंगे हैं। ठीक है, भूगर्भीय तरंगे हैं। और ये भूगर्भीय तरंगें दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, एक तो होती है एस तरंग और एक होती है पी तरंग। ठीक है, एस तरंग और पी तरंग। देखिए अगला प्रश्न है आपका, ये जितने भी प्रश्न हैं बड़े ही छोटे भी हैं और समझने में आसान भी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, भूगर्भ की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष साधनों के नाम बताइए। भूगर्भ की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष साधनों के नाम बताइए। तो देखिए धरातलीय चट्टानें, धरातल पर जो चट्टानें हैं, धरातल पर जो चट्टानें हैं वो भूगर्भ की जानकारी के लिए उचित हैं, याद रखना। वो भी एक प्रकार का स्रोत है जिससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता चलता है। ज्वालामुखी उद्गार मतलब जो ज्वालामुखी फटता है ना, ज्वालामुखी फटता है। खनन, जो हम खुदाई करते हैं, जैसे कोई भी खनिज वगैरह, जैसे बॉक्साइड हुआ, चूना पत्थर हुआ, लोहा हुआ, आयरन, लोहा, इसका जैसे आप खोदते हैं तो खदान बन जाती है, जिससे भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता चलता है। ज्वालामुखी की लावा से भी हमें आंतरिक संरचना का पता चलता है पृथ्वी की। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अच्छा इससे पहले एक प्रश्न और बचा है, मैं आपको उस पर ले चलता हूं। देखिए प्रश्न आपका, प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या है, देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा है कि भूकंपीय तरंगें छाया क्षेत्र कैसे बनाती हैं। भूकंपीय तरंगें छाया क्षेत्र कैसे बनाती हैं। तो देखिए जहां, पहले तो छाया क्षेत्र क्या है ये समझ लीजिए, जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती, मतलब जहां पर कोई भी भूकंपीय तरंग नहीं पहुंचती जिस स्थान पर, ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है, याद रखना। वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है ना। मतलब जो अधिकेंद्र होता है, जैसे पृथ्वी है, यहां से भूकंपीय ऊर्जा उठी तो यहां से लेकर 105 डिग्री सेल्सियस और 145 डिग्री सेल्सियस का जो क्षेत्र होता है, याद रखना, दोनों तरफ, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका छाया क्षेत्र कहलाता है, जहां पर भूकंपीय तरंगें नहीं पहुंचती। अब क्यों नहीं पहुंचती, वो इसलिए है क्योंकि जो पी तरंग होती है, पी तरंग जो होती है वो द्रव को भी पार करके निकल जाती है, लेकिन एस तरंग द्रव को पार नहीं कर पाती। और ये आपकी जो लावा है, लावा के ऊपर, लावा कुछ हिस्सा द्रव भी है, लावा का है, जो क्रूड है, जो क्रूड का कुछ हिस्सा जो है आपका ऊपरी हिस्सा वो द्रव में है, तो एस तरंग इस द्रव को पार नहीं कर पाती, तो इसलिए वो इस तरह से ऐसे बट जाती है ना। इसे आपको मैं एक चित्र के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। तो देखिए ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें जो एस तरंग है, ठीक है, ये जो क्रूड है, ये क्या है, क्रूड, पृथ्वी का एक क्रूड है। और जो देखिए ये जो पृथ्वी का क्रूड है ना, इसका जो इनर पार्ट है, छोटा सा अंदर का, ये तो सॉलिड है, लेकिन इसके ऊपर ऊपर जो है द्रव है, द्रव यानी तरल अवस्था में है। जो एस तरंग है, एस तरंग, एस तरंग जो है इस द्रव अवस्था में से नहीं गुजर सकती, याद रखना। तो जो एस तरंग है जो ऐसे निकल जाती है, ठीक है, ऐसे निकल जाती है, ऐसे आती है और द्रव अवस्था से टकरा कर ऐसे निकल जाती है, तो इस तरह से फैल जाती है।
लेकिन जो पीतरंग है, पीतरंग इसमें से ऐसी निकल जाती है, याद रखना, ऐसी निकल जाती है, ठीक है, ऐसी निकल जाती है। लेकिन देखिए अब हम चलते हैं अगले फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, ये देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है कि भूकंपीय गतिविधियों के अतिरिक्त भूगर्भ की जानकारी संबंधी अप्रत्यक्ष साधनों का संक्षिप्त में वर्णन करें। ठीक है, अप्रत्यक्ष साधन देखिए, खनन क्रिया से, देखो भूकंपीय गतिविधियों के अतिरिक्त, भूकंपीय गतिविधियां जो होती हैं उनके अतिरिक्त, ठीक है, उनके अतिरिक्त भूगर्भ की जानकारी, भूगर्भ मतलब पृथ्वी के अंदर की जानकारी के संदर्भ में जो भी अप्रत्यक्ष साधन है उनका वर्णन हमको करना है। ठीक है, उनका वर्णन हमको करना है। ठीक है, एक मिनट की इसका उत्तर है, इसका उत्तर इस प्रकार है कि खनन क्रिया से पृथ्वी के धरातल के पदार्थ का घनत्व मालूम पड़ता है। खनन क्रिया, जब हम पृथ्वी के अंदर खुदाई करते हैं तो पृथ्वी के अंदर खुदाई करते हैं तो ऊपर ऊपर का जो मटेरियल है वो जल्दी खुद जाता है, लेकिन जैसे ही हम नीचे पहुंचते जाते हैं तो जो मटेरियल खुदने में बहुत ताकत की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसको जो पार्टिकल हैं, उसके जो कण हैं, एक दूसरे से बहुत चिपके रहते हैं। क्यों? यानी उनका घनत्व जो है वो बढ़ता जाता है, उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है, और हीट भी बढ़ती जाती है और ताप घनत्व भी बढ़ता जाता है। याद रखना, घनत्व तो आप जानते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में कितनी जगह है, वो उनका घनत्व। जैसे कि पदार्थ के कण आपस में चिपके हुए हों तो हाई डेंसिटी वाले कहलाते हैं वो कण, है ना, कण। तो जैसे ही पृथ्वी के अंदर और खुदाई करते जाते हैं तो हाई डेंसिटी हमको मालूम पड़ती है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है कि पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए महत्वपूर्ण उल्काओं का अध्ययन करना एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उल्काएं जो पृथ्वी पर क्या आ जाती हैं, पृथ्वी पर जो उल्काएं गिरती हैं, याद रखना, पृथ्वी पर जो उल्काएं अंतरिक्ष से गिरती हैं। देखिए, तो जो उल्काएं हैं जो पृथ्वी पर गिरती हैं, जैसे कि अगर कोई क्षुद्र ग्रह, मतलब जो छोटी छोटी जो संरचनाएं हैं पत्थर की, अगर वो पृथ्वी के वायुमंडल में जले बिना पृथ्वी पर गिर जाएं और उनका अध्ययन करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन के बराबर ही होता है ना। क्यों? क्योंकि उनका निर्माण जैसे हुआ है उसी तरह पृथ्वी का निर्माण भी हुआ है। ठीक है, अगला है कि अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण तथा चुंबकीय क्षेत्र शामिल है। चुंबकीय क्षेत्र, जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे ही पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर आते जाते हैं तो क्या होता जाता है कि जो पृथ्वी का चुंबकीय प्रभाव और गुरुत्वाकर्षण प्रभाव है ये बढ़ता जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इससे भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं का जो क्या होता है मालूम पड़ता है ना। आई होप कि आपको समझ में जरूर आया होगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है, ये 150 शब्दों में इसका उत्तर देना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, पहला प्रश्न कि भूकंपीय तरंगों के संचरण का उन चट्टानों पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। उन चट्टानों पर प्रभाव बताएं जिनसे होकर ये तरंगे गुजरती हैं। तो देखिए उन चट्टानों पर क्या प्रभाव पड़ता है जिनसे तरंगे गुजरती हैं, भूकंपीय तरंगे। तो देखिए कि भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचरित होने की प्रणाली अलग अलग है। जैसे ही ये संचरित होती हैं वैसे ही सेलों में कंपन पैदा होता है, यानी चट्टानों में कंपन यानी कांपती हैं चट्टानें। ठीक है, यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती हैं। जैसे जिस दिशा में ये गति करती हैं तरंग, उसी दिशा में इन पर दबाव भी डालती हैं। ठीक है, इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और सेलों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। चट्टानों में संकुचन है ना, और उनमें फैलाव की प्रक्रिया भी प्रारंभ होती है। धरातलीय तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी तरंगें समझी जाती हैं, और धरातलीय तरंगें जो हमने बताया था है ना, एल तरंग जो एल वेव है, ये सबसे विनाशकारी हैं, जिससे हमें जानमाल की हानि नुकसान भी होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देखिए कि अंतर्वेदी आकृतियों से आप क्या समझते हैं, विभिन्न आकृतियों को संक्षेप में बताइए। जो लावा होता है, लावा मैग्मा है ना, लावा जो होता है, इस लावा जो अंदर ही जम जाता है, याद रखना, जो लावा अंदर ही कई कई आकृतियों में जम जाता है, उनसे कैसी कैसी आकृतियों का निर्माण होता है,
उसके बारे में हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, देखिए जब मैग्मा, मैग्मा मतलब जो पृथ्वी के अंदर जो भरा हुआ रहता है द्रव पदार्थ, गर्म लावा, पृथ्वी पर आ जाता है तो उसे लावा बोलते, लेकिन जब पृथ्वी के अंदर भरा है तो उसे मैग्मा बोलेंगे। तो मैग्मा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो उसे कई आकृतियों का निर्माण होता है। अब कौन कौन सी आकृति हैं, देखिए बेथोलिथ, ठीक है, बेथोलिथ, पहली है बेथोलिथ। तो देखिए ग्रेनाइट के बने मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पटी में ही ठंडा हो जाए तो यह गुंबद के आकार का हो जाता है। तो देखिए मैं आपको डायरेक्ट चित्र के माध्यम से समझाना चाहूंगा बेथोलिथ। देखिए इस चित्र में आपको दिख रहा होगा कि बेथोलिथ, देखिए बेथोलिथ जब मैग्मा ठंडा होकर यानी बड़ी भू आकृति का निर्माण कर ली है ना, गुंबद के आकार का। देखिए देखो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर, ये गुंबद, क्या गुंबद कैसा होता है, देखा होगा आपने ऐसा, तो देखो ऐसा आकृति का निर्माण कर लिया ना। ये जो स्थान है जी बेथोलिथ है ना, कौन सा स्थान है, बेथोलिथ। जी जो मैग्मा है यहीं पे ठंडा होकर एक गुंबद का आकार ले लिया है ना जी, क्या है, बेथोलिथ। अब हम चलते हैं किस पर, अगले पर। अगला स्थलाकृति क्या निर्माण, अगला जो है वो है आपका लेकोलिथ। ठीक है, क्या है, लेकोलिथ। लेकोलिथ देखिए एक गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टाने हैं जिनका तल समतल एवं एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है। ठीक है, किसका, लेकोलिथ। अब हम चलते हैं, अब देखिए ये गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टाने हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर के दौरान आपको एक स्ट्रक्चर जो उसके द्वारा समझाना चाहूंगा। देखिए मैंने आपसे कही लेकोलिथ की बात, देखिए गुंबद नुमा स्ट्रक्चर, देखिए ये गुंबद नुमा, देखिए ऐसा, देखिए छत्रक टाइप का। और ये है लेपोलिथ, इसको भी ध्यान में रखिए, लेपोलिथ आने वाला है, इसको भी ध्यान में रखें। देखिए वीडियो लंबी होती जा रही है इसलिए हम इसको जल्दी फिनिश करने की कोशिश करेंगे। लेपोलिथ, देखिए लेपोलिथ क्या है कि ऊपर उठती मैग्मा का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है जो तस्तरी के आकार में जम जाता है। किसके आकार में, तस्तरी के आकार में, है ना, ऐसा ऊपर उठता हुआ और ऐसा जम जाता है तस्तरी के आकार का। फेकोलिथ, परतनुमा चट्टानें एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती हैं। परतनुमा चट्टानें एक निश्चित वाहक नली से, यही फेकोलिथ है ना। अगला क्या है, सिल। सिल मतलब एक पतली सी परत, किसकी, मैग्मा की। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सिल कहलाता है। आई होप गाइस कि आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।